हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों ने जनरल स्टडीज़ के पार्ट में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और दक्षिण भारत का कुछ इतिहास जो है वो स्टडी किया है। उसी के क्रम में आज हम मगध साम्राज्य को जो है अध्ययन करेंगे। मगध साम्राज्य अपने आप में एक पूरा विस्तृत साम्राज्य था जिसका कि विकास धीरे धीरे होता है, और हम ये जानेंगे कि जो है कैसे मगध पर जो है सबसे पहले हर्यक्षी, शुनाग और नंद वंश आए। फिर उसी के समय जो है अलेक्जेंडर का भी इन्वेजन हुआ था इंडिया पर, और फिर आगे जो है मौर्य आए जिसमें कि आगे अशोक जो है, वो सब चीज़ें हम एक क्रम से स्टडी करेंगे। मगध का जो एरिया था वो पटना, गया के आसपास का एरिया था। यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो अगर कोई वंश था तो वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश जो है 566 बीसी में बिम्बिसार के ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। 566 बीसी में बिम्बिसार के ग्रैंडफादर ने। अब यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर ये संस्थापक थे, लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछे, वास्तविक मतलब जिसके बाद कुछ ना कुछ चेंज आए या जो है वो अपने विकास के क्रम में आगे बढ़े, तो यहाँ पर अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो नंबर सेकंड पे जो बिम्बिसार आता है वो जो है हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था। 544 से 492 बीसी तक, 544 से 492 बीसी तक। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि 483 बीसी में आपको जो है वीडियो में बताया गया था पहले कि बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इनको जो है बुद्ध के समकालीन कहा गया है, यानी कि ये थे बुद्ध के समकालीन। तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि बुद्धा के समकालीन कौन थे, या बिंबिसार जो है वो किसके समकालीन थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये जो है बुद्ध के समकालीन थे। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि बिंबिसार जो है महावीर स्वामी से भी संबंधित थे, क्योंकि जो है वैशाली में इनके जो है मैट्रिमोनियल अलायंस थे, और वैशाली से ही महावीर स्वामी की जो है माता थी वो थी। तो बिंबिसार का संबंध महावीर स्वामी से भी था, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग को जीता। आपको पता है कि भारत जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था पहले, मतलब 16 अलग अलग, एक लगा लो कि अलग अलग जो राजा हैं वो राज करते थे। तो इसने बिंबिसार ने जो है अंग को जीत लिया। अंग को जीतने के बाद आपको जो है इन 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, वो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है, वहां से मिलती है। यहाँ से ये दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके। उसके बाद इसकी जो है राजधानी थी वो राजगृह थी। अब ये मगध का जो एरिया था वो पटना, गया के आसपास का था, तो राजगृह जो आपका है वो बिहार में ही आता है। तो यहाँ पर इसकी राजधानी जो थी वो राजगृह थी। इसने जो है कौशल, वैशाली आपको पता है, लिच्छवी जो थे, और मद्र से इनसे वैवाहिक संबंध बनाए। मतलब इसकी 3 पत्नियां थी, और इनसे जो है इसने वैवाहिक संबंध बनाकर उनको अपने में मिलाने का प्रयत्न किया। पहले एक ये चीज़ थी कि जो है बहुविवाह प्रथा थी कि आप उनसे जैसे किसी भी राजा की राजकुमारी या बहन से शादी कर लो तो वो अल्टीमेटली आपको सपोर्ट करेगा। ये सब चीज़ें थी हमारे जो है प्राचीन इतिहास में। तो इसने जो है कौशल, वैशाली और मद्र की जो है राजकुमारियां थी उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए, और ऐसा कहा जाता है कि इनको जो है काशी दहेज में मिली थी। बिंबिसार को काशी दहेज में मिली थी। अब इस वैशाली जो है, ये सॉरी राजगृह जो है, इसकी खासियत क्या थी, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मतलब इसके चारों ओर 5 पहाड़ियां थी। पहाड़ियां होने से तात्पर्य ये है कि अगर कोई आक्रमण करे तो आपको उतना प्रॉपर एक समय मिल जाता है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, या कोई भी हमला करने से पूर्व जैसे अच्छी अगर आपके पास सेना है तो ही पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो फिर दूसरे के आक्रमण से बचाव के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक ये चीज़ है कि राजगृह जो है वो बिंबिसार के समय 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नगर था, या शहर था, या उसकी राजधानी थी। यहाँ पे एक जो है इसने जो है उज्जैनी जो है, या अवंती बोल लीजिए, अवंती के राजा को जॉन्डिस हो गया था, प्रद्योता करके नाम है था उनका। तो अपने यहाँ से एक मशहूर, मतलब अपने वहाँ का जो फेमस फिजिशियन था, चिकित्सक था, जीवक, उसको जो है अवंती भेजा था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यानी कि मतलब इसके जो है कौशल, वैशाली, मद्र और अवंती जो है इनके साथ
अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध का मतलब कि जैसे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, तो अल्टीमेटली जो है वो एरिया ग्रो कर रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिंबिसार के बारे में आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वास्तविक संस्थापक था 544 से 492 BC तक, बुद्ध के समकालीन, और इसका महावीर स्वामी से भी संबंध था। और कौशल वैशाली मद्र जो है वहाँ से इसके जो वैवाहिक संबंध थे। और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ इसका नगर था, राजगृह था। और इसने जो है अवंती के राजा जो है को जब जॉन्डिस हो गया था प्रद्योता को, तो जीवक नाम के फिजिशियन को वहाँ पे भेजा था। उसके बाद जो है फिर आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 से 460 BC में। ये जो हर्यक वंश है, इसको मतलब ये चीज़ इतिहास में फेमस है कि यहाँ पर जो भी कोई राजा बनेगा वो अपने पिता या भाइयों को मार के राजगद्दी को हासिल करता था। तो यहाँ पे जो है अजातशत्रु ने भी अपने भाइयों और जो है अपने पिता को मारकर शासन को हासिल कर लिया था। तो इसको जो है पितृहंता वंश भी कहा गया है। इतिहास में हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है जो भी राजगद्दी को लेता था वो अपने भाई या अपने पिता को मार देता था। तो यहाँ पे अब अजातशत्रु का जो टॉपिक है 492 से 460 तक जो है इसका शासन रहा। इसने क्या किया था, इसने अब देखिए बिंबिसार के तो मैट्रिमोनियल अलायंस से कौशल वैशाली और मद्र के साथ इसने जो है वहीं पे जो है लड़ाई करी, मतलब कि वहाँ का जो है शासन अपने में मिलाने की कोशिश करी। तो वैशाली और कौशल जो है इस पे उसने आक्रमण करके अपने में उसको मिला लिया। अब यहाँ पे अजातशत्रु के समय में आपको बताया था बौद्ध संगीति हुई थी, पहली बौद्ध संगीति 483 BC में आपका जो है ये इसमें, और बुद्धा की मृत्यु भी हुई थी। महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे। अजातशत्रु जो है वो राजा थे, सप्तपर्णी गुफा में वैशाली में हुई थी। आपको ये सब चीज़ें पहले बताई जा चुकी है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस समय में 492 से 460 BC में एक तो बुद्धा की मृत्यु हुई थी, दूसरा जो है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक अजातशत्रु के बारे में ये कहा गया है कि इसने जो है पहली बार मतलब कि मास किलिंग किया था। मास किलिंग मतलब जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें एक तो कैटापुल्ट जो यूज़ करते हैं वो मतलब गोला जो है पीछे ऐसे बांध के तो वो फेंकना, और एक वो जो चक्कर सा होता है वो वाली चीज़ें। तो दो चीज़ें जो है, एक इसने रथ जिसको मतलब बोलते हैं वो इस्तेमाल किया था, जिसने कि बहुत सारा मतलब बहुत सारे सैनिकों को मार डाला था। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, एक तो वो फेंकने वाला कैटापुल्ट और एक जो है मास किलिंग करने वाला रथ। तो ये चीज़ें जो है अजातशत्रु ने पहली बार यूज़ की थी। तो यहाँ से जो है ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद जो है फिर आता है उदाइन। उदाइन के बारे में सिर्फ आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि इसने पाटलिपुत्र जो है बसाया था, जो आज का पटना है। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के किनारे पे जो है उदाइन ने पाटलिपुत्र शहर बसाया, गंगा और सोन नदी के किनारे पर। 460 से 440 BC इसका टाइम पीरियड था। तो यहाँ से सिर्फ आपका ये क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र किसने बसाया, या वो किस नदी के तट पर है, गंगा और सोन पर। उदाइन ने बसाया था पाटलिपुत्र शहर, जो कि आज का पटना है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये है मगध का जो एक उत्कृष्ट था वो क्या मतलब कैसे हुआ। सबसे पहला तो ये कि यहाँ पर जो है एक तो ये गंगेटिक जो मतलब गंगा का जो एरिया था ये फर्टाइल एरिया था काफ़ी। तो ये इस तरह से फिर है ना मतलब कि हर चीज़। अब फिर इन्होंने जो है अजातशत्रु ने जो है वैशाली और कौशल को अपने में मिला लिया। तो इस तरीके से मतलब ये एक चरम पे जाता चला गया। परंतु इस उदाइन के बाद जो है फिर वो आगे जो शासक आए वो उतने जो है प्रबल नहीं थे। अनिरुद्ध मुंडा नागदशक करके थे। तो अंत में जो अंतिम शासक जो आता है वो नागदशक था। इतना कुछ खास उनके बारे में आपको नहीं करना। फिर उसका एक मिनिस्टर होता है जिसको कि शिशुनाग बोलते हैं।
शिशुनाग 412 से 344 बीसी तक जो है शिशुनाग वंश आया। फिर ये 400 जो है 40 के बाद 412 तक 2-3 राजा आए और फिर उनका कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम जो है वो नहीं हुआ। तो इस तरह से ये हर्यक वंश जो है फिर खत्म हो गया। अब नाग दशक का एक चीफ मिनिस्टर था, लोगों ने उसको राजा बना दिया, शिशुनाग जो है। इसने क्या किया, यहाँ से जो है अजात शत्रु के समय से अवंती के साथ ही इनका जो है संबंध, क्योंकि बिंबिसार ने तो यहाँ पर जो है अपना एक फिजिशियन भेजा था, चिकित्सक भेजा था। अजात शत्रु के समय से अवंती के साथ इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो इसने जो है शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को जो है लड़ाई के द्वारा हराकर अपने में मिला लिया। सबसे बड़ा जो ये काम था कि अवंती को इसने फाइनली जो है इसमें मगध में मिला लिया और फिर वहाँ से जो है लड़ाई का एक सिस्टम खत्म हो गया था, क्योंकि अवंती जो है उज्जैन का वाला जो हिस्सा है वो मगध का एक पार्ट बन चुका था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फिर सेकंड आता है कालाशोक या काकवर्ण, जो शिशुनाग वंश में यहाँ पे था। ये फर्स्ट हर्यक वंश, फिर उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग का जो फाउंडर था वो शिशुनाग एक चीफ मिनिस्टर था जो कि राजा बना दिया गया था। फिर उसके बाद काकवर्ण आता है कालाशोक। इसके समय में आपको पता है कि दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। बस ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि 383 बीसी में सब्बाकामी अध्यक्ष थे। कालाशोक या काकवर्ण जो है वो राजा था और दूसरी जो है बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली के कुल्लावंगा जगह पर। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में फिर इतना ही। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे धीरे धीरे वही कि फिर कोई ना कोई आता है और जो है शासन करता है। तो उसी के क्रम में फिर नंद वंश आता है। नंद वंश जो है वो क्या था, इसका जो है संस्थापक था महापदम नंद। महापदम या महापदम नंद कुछ भी कह लीजिए आप लोग इसे। तो इसने क्या किया था, इसने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को, ये एक अकेला ऐसा था वो, उनको खत्म करके जो गद्दी पे बैठा था। तो इसको उग्रसेन भी कहा गया क्योंकि इसकी सेना जो है इतनी फेमस थी। इसके पास जो है कैवलरी थी, घोड़े थे और जो है पैदल भी थे। इसकी सेना को देख कर जो है अलेक्जेंडर भी पीछे हट गया था, मतलब उसने भी अपना जो है इरादा बदल दिया था। वो भी फिर है ना पोरस से जो है लड़ाई करके वापस बेबीलोन चला गया था। तो यहाँ पर जो है इसके पास सबसे बड़ी एक ये थी कि इनके पास जो है एक बहुत बड़ी सेना थी और एक अर्थ कहा गया है इसको। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसको एक अर्थ कहा गया है क्योंकि अपनी इसी सेना के बल पे इसने जो है काफ़ी छोटे मोटे राजाओं को ख़त्म करके उसके जगह को अपने में मिला लिया था। इसके बारे में सिर्फ इतना ही। फिर उसके बाद जो है लास्ट जो है आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो है नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। इसी के समय में धनानंद जो है 326 बीसी में जो है अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर जो भारत पे अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था वो 326 में किया था। अलेक्जेंडर ये जो है ग्रीक और ईरानियन जब आपस में लड़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे फिर ये जो है ग्रीक का हो गया था। जो ये प्रिंस था अलेक्जेंडर फिलिप का, मैसेडोनिया के फिलिप का राजा का अलेक्जेंडर था। वहीं से इसने जो है काबुल के रास्ते से ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, उस समय भारत जैसे तक्षशिला या पंजाब का जो एरिया है शकला जिसको सियालकोट बोलते हैं, तो वो कई सारे एरियो में बटा हुआ था। वहाँ पर कुछ राजाओं ने जैसे तक्षशिला, बिशारा या जो है सकला, इन सब राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। परंतु जो राजा पुरु था पंजाब का, पोरस, उसने अधीनता स्वीकार ना करके इससे अलेक्जेंडर से लड़ाई की थी। तो यद्यपि उसकी हार हुई थी और उस लड़ाई को जो है, उस लड़ाई का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ पे हुई। बैटल ऑफ वितस्ता, वितस्ता मतलब झेलम जो है, या हेदसपास ग्रीक वर्ड जो है, बैटल ऑफ हेदसपास। तो वो झेलम के किनारे पर हुई थी। तो इस यहाँ पर क्या हुआ था कि राजा पोरस जो है वो हार गया था। परंतु अलेक्जेंडर ने यहाँ से एक चीज़ ये सीख ली कि ये जब मतलब कि ये इसके पास इतनी छोटी सेना है और यहाँ पर इसने डट के मुकाबला किया, तो वो जो है धनानंद की सेना से डरकर ही ब्यास नदी के तट से वापस बेबीलोन चला गया था।
ये चीज़ यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर अलेक्जेंडर जो है वापस बेबीलोन में चला जाता है और वहाँ पर उसकी 323 में डेथ हो जाती है अलेक्जेंडर की। तो ये जो पोरस था उसकी जो लड़ाई के संबंध में सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी। बैटल ऑफ झेलम, बैटल ऑफ हेदस पास इसको बोल लीजिए। तो वो झेलम के किनारे पर हुई थी और यहीं से फिर अलेक्जेंडर का एक मन ये बन गया कि धनानंद के पास जो है काफ़ी बड़ी सेना है, तो क्या पता मैं उसका सामना ना कर पाऊँ, तो वो वापस जो है बेबीलोन चला गया था। अब ये सब जो है, अब अलेक्जेंडर ने जो आक्रमण किया था उसकी वजह से ये हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के जो है संबंध या ट्रेड जो है उसमें आसानी हुई थी। अब इंडिया को एक ये चीज़ मिल गई थी कि ऐसे यहाँ से जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था तो इंडिया को जो है उन जो महाजनपदों के राजा को जो है ये चीज़ हो गई थी कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम अलग अलग रहे तो बाहरी कोई भी ताकत आकर हम पर हमला कर सकती है। इसलिए फिर वो सपना जो पूरा किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो एक बार इसको जो है रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसको याद ऐसे रख लेंगे कि अगर मगध का जैसे उत्कृष्ट जो है मगध साम्राज्य जो है उसको याद करने की एक इसको, इन तीनों को जैसे हम इकट्ठे ही स्टडी करते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश जो है इन तीनों को इकट्ठे स्टडी करते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हसीन वर्ड करके, तो है से जो आपका हर्यक वंश आ गया, सह से आपका शिशुनाग आ गया, न से नंद आ गया। तो आप इस तरीके से इनको याद करें। हर्यक वंश में जो है 566 से आपका स्टार्टिंग हुआ, बिंबिसार के जो है ग्रैंडफादर ने इसकी नींव रखी थी। तो फिर उसके बाद वास्तविक संस्थापक जो है इसका बिंबिसार होता है। बिंबिसार जो बुद्धा के समकालीन है और इसकी जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये राजधानी थी राजगृह। इसने कौशल, वैशाली और मद्र के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर अपने राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद आता है अजातशत्रु। ये जो है इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है, मतलब अपने भाइयों और अपने पिता की हत्या करके ये लोग राजगद्दी पे बैठते थे। इसी के समय में जो है बुद्धा की मृत्यु हुई 483 बीसी में और पहली बौद्ध संगीति हुई थी। राजगृह का इसने किला बनवाया था। उसके बाद उदयन आता है, उसने पाटलिपुत्र बसाया था। मगध की जो हर्यक वंश की एक चीज़ ये थी कि यहाँ पर जो है लड़ाई में पहली बार हाथियों का प्रयोग हुआ था। ये चीज़ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है मगध के साम्राज्य में पहली बार हाथियों का प्रयोग किसने किया था, तो वो है हर्यक वंश में हुआ था। उसके बाद जो है इनका फिर एक चीफ मिनिस्टर शिशुनाग वो राजा बनता है। उसने जो है अवंती के साथ जो लड़ाई है उसको एंड तक ले गया, वो उसने अवंती को अपने में मिला लिया। दूसरा है कालाशोक। इसके टाइम में जो है सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी। सब्बा कामी जो है वो अध्यक्ष थे। वैशाली में हुई थी 383 बीसी में। इसका ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नंद आता है। नंद को जो है एक अर्थ कहा गया क्योंकि उसके पास एक तो बड़ी सेना थी, उग्रसेन हो गया। एक अर्थ मतलब आसपास के छोटे मोटे शासकों को खत्म करके अपने में मिलाकर उसकी एक बड़ी सेना तैयार हो गई। काफ़ी बड़ी सेना थी उस समय में, जो है हाथी थे, घोड़े थे, पैदल थे। और लास्ट जो इसका वो था शासक था वो धनानंद था। उसके समय में अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 326 बीसी में अलेक्जेंडर जो है वो काबुल के रास्ते से यहाँ पर आया था। उसी के बाद फिर जो है गांधार कला का जो है वो विकास हुआ था भारत में, क्योंकि इंडो बैक्ट्रियन या इंडो पर्शियन जो कला थी वो अलेक्जेंडर के बाद से ही स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे जो मूर्तियाँ वगैरह बनी थी गांधार शैली में या गांधार कला में, तो इंडो गांधार कला को जो है इंडो बैक्ट्रियन या इंडो पर्शियन भी कहते हैं। उसी के अलेक्जेंडर के साथ साथ ये ट्रेड का रास्ता खुला था और जो है बाकी सब चीज़ें हुई थी। या फिर इंडिया को एक ये चीज़ लगी कि हम सबको एक हो जाना चाहिए, तो वहीं से फिर भारत को एक अखंड भारत बनाने का सपना जो है वो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा किया था चाणक्य के कहने पर, या चाणक्य उसके गुरु थे। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो आज जो है हमारा मगध साम्राज्य के बारे में ये हमने 2-3 वंश पढ़े हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखकर क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए। थैंक यू गाइस।